नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। जुड़ जाइए आपके फेवरेट लेक्चर सीरीज भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ। मैं आपका मित्र एमजे आज आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। हिंदी में कहते हैं इसे साक्षी की सक्षमता। कौन लोग हैं जो कॉम्पिटेंट विटनेस हैं, जिनकी बात को आधार बनाकर कोर्ट जजमेंट दे सकती है। विटनेस कौन होता है और कॉम्पिटेंट विटनेस यानी सक्षम साक्षी हम किसे कहते हैं, मतलब किसका बयान कोर्ट में मान्य होगा। आपको बता दूं, एक साधारण सा नियम यह है कि साक्ष्य को यानी जो विटनेस हैं, साक्षी हैं, उनको गिना नहीं जाता है, तौला जाता है। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। अगर हम मुगल काल की ही बात करें, ब्रिटिशर्स के आने के पहले, तो एक पुरुष साक्षी की तुलना में दो महिला साक्षी चाहिए होते थे। मतलब अगर एक पुरुष साक्षी आया है, उसकी बात का खंडन करना है, तो दो महिला साक्षी चाहिए। इन नियमों को साक्ष्य अधिनियम में बदल दिया गया है। अब कुछ और ही कहानी निकलकर सामने आई है, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेस्ड है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस यानी साक्षी की सक्षमता पर। लेक्चर नंबर 11 है ये, और आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। तो इससे पहले कि कोर्ट पूछे इज द विटनेस ट्रूथफुल, क्या साक्षी सच्चा है, क्या वो सच बोल रहा है, यह जानना जरूरी है कि क्या वो कॉम्पिटेंट है। इज दिस पर्सन लीगली कैपेबल ऑफ टेस्टिफाइंग एट ऑल, क्या ये वो आदमी है जिससे पूछताछ किया जा सकता है और इसकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। जब हम कॉम्पिटेंसी की बात करेंगे तो हम लीगल कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करेंगे। लीगल कॉम्पिटेंसी का मतलब है कानून के अनुसार इस आदमी की बात कोर्ट में मान्य होगी क्या। दिस फाउंडेशनल इंक्वायरी इज नोन एज कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। जब कोर्ट इस बात को समझना चाहता है, जानना चाहता है, फाउंडेशनल इंक्वायरी करता है कि क्या ये कॉम्पिटेंट विटनेस है या ये साक्षी है जिसकी बात पर भरोसा किया जाना चाहिए, तो इसे हम फाउंडेशनल इंक्वायरी करते हैं। और इस फाउंडेशनल इंक्वायरी को ही हम कहते हैं, इस बात को समझने के लिए इंक्वायरी की गई है कि ये साक्षी की सक्षमता यानी कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस को समझने के लिए है। Competency is a threshold requirement. If a witness is not competent, credible, अगर विटनेस सक्षम नहीं है, क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय नहीं है, अगर वो हॉस्टाइल यानी पक्षद्रोही हो जाता है, तो ध्यान रखना है एवरीथिंग बिकम्स इररेलेवेंट, हर बात इररेलेवेंट हो जाती है, किसी काम की नहीं रह जाती है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। सेक्शन 124 में एक क्वेश्चन है बीएसए में, हु मे टेस्टिफाई। इसको हिंदी में कहेंगे कौन सक्षम साक्षी है, किसकी परीक्षा की जा सकती है। भाषा बड़ी प्यारी है, लिखा है ऑल पर्संस शैल बी। जैसे ही ऑल पर्संस आता है, फिर प्रश्न आता है क्या कोई बहरा व्यक्ति, डेफ पर्सन, साक्षी हो सकता है। क्या कोई गूंगा यानी कि डम पर्सन साक्षी हो सकता है। क्या बहुत छोटा बच्चा सक्षम साक्षी कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। क्या है एक्सट्रीम ओल्ड एज का पर्सन, बहुत बूढ़ा व्यक्ति, ये सक्षम साक्षी हो सकता है। फिर प्रश्न ये भी बनता है कि क्या पागल, अ पर्सन हु इज हैविंग एनी काइंड ऑफ अनसाउंडनेस, ये भी सक्षम है। और यहां क्या लिखा हुआ है, ऑल पर्सन शेल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस, ध्यान रखना है, द कोर्ट कंसीडर्स दैट दे आर इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम और of giving rational answers to those questions by reason of tender years, extreme old age, disease, or because of any other similar cause. तो साफ शब्दों में लिखी हुई बात यह है कि हर व्यक्ति सक्षम साक्षी है। कौन नहीं है, इस सेक्शन में ही बता दिया गया है कि बिकॉज ऑफ एनी रीजन, हो सकता है बहुत छोटा बच्चा है, बहुत बूढ़ा आदमी है, इनसेन पागल व्यक्ति है। इफ he is or she is unable to understand the question put to them, अगर वो प्रश्नों को नहीं समझ पाता और उसका रेशनल आंसर देने नहीं पा रहा, तो हम समझेंगे वो इनकॉम्पिटेंट है। दिस इज द एसेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, यही साक्षी की सक्षमता विषय का सार है, जिसको आगे हम एलॉबरेट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। देखिए कोर लीगल प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे, तो कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, नॉट कैटेगरी। कैटेगरी क्या है, बच्चा एक कैटेगरी बना दिया आपने, महिला एक कैटेगरी हो गई, बूढ़ा एक कैटेगरी हो गया। कैटेगरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, कैपेसिटी, सक्षमता। तो एज इररिलेवेंट हो जाता है, बहुत छोटा बच्चा भी सक्षम साक्षी हो सकता है अगर प्रश्न को समझ पा रहा है, आंसर दे पा रहा है। एजुकेशन इररिलेवेंट है, मतलब इलिटरेट पर्सन भी एक सक्षम साक्षी हो सकता है। रिलेशनशिप, कोई अगर पीड़ित का या अक्यूज का रिलेटिव है, तो क्या सिर्फ इस कारण उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, अक्षम हो जाएगा वो, बिल्कुल नहीं, वो भी सक्षम है।
और फिजिकल डिसेबिलिटी या किसी प्रकार की शारीरिक उसको डिसेबिलिटी है, जैसे मैंने बताया डेफ है, डम है, तो क्या वो इररिलेवेंट हो जाता है? नहीं, उसकी बात भी मानी जा सकती है if he is or she is able to comprehend the question put to him or her and able to give rational answer. बात बस इतनी सी है कि जब उसके सामने कोई प्रश्न रखा जाएगा, क्या उसको ठीक ठीक समझ पा रहा है और उसका सही उत्तर देने में कैपेबल है क्या? अगर ये दो बातें हैं तो ध्यान रखना है कि एवरीवन इज कॉम्पिटेंट। जनरल रूल इज दैट, सेक्शन 124 है, ध्यान रखना है ये हमारे एविडेंस एक्ट का धारा 124, जहां लिखा है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट अनलेस प्रूवन अदरवाइज। हर व्यक्ति सक्षम है जब तक कि अन्यथा नहीं बता दिया जाता है। तो छोटा बच्चा सक्षम साक्षी है, हाँ। एक्सट्रीम ओल्ड एज, बहुत बूढ़ा आदमी सक्षम साक्षी है, हाँ। इलिटरेट पर्सन भी सक्षम साक्षी है। मेंटली चैलेंज्ड पर्सन, पागल भी सक्षम साक्षी है, जी हाँ। ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लो कोई कुछ लोग होते हैं, अच्छा हमारे पास जो इंसेन लोग होते हैं वो कई तरह के होते हैं ना, जिसमें से एक है जिसे हम कहते हैं ल्यूनाटिक। अगर आपने सुना हो, ल्यूनाटिक कौन होता है पता है? ये ल्यूनाटिक शब्द जो है लुनार शब्द से बना हुआ है। लुनार का मतलब होता है चंद्रमा। तो जो ल्यूनाटिक है उसको हिंदी में कहा जाता है चांद मारा, चांद का पीड़ित। ये आदमी कुछ समय ठीक रहता है, कुछ समय खराब रहता है। चांद के घटते बढ़ने के साथ में इसका पागलपन घटता बढ़ता है। तो ये क्या कॉम्पिटेंट विटनेस है? आंसर है हाँ, कॉम्पिटेंट विटनेस है। जब ठीक रहेगा उस समय एग्जामिनेशन किया जा सकेगा, जब पगलाया हुआ है तब उसकी बात की वैल्यू नहीं है, लेकिन वो भी ध्यान रखना है कॉम्पिटेंट विटनेस है। डेफ एंड डम, हाँ, ये अपने इंटरप्रेटर यानी कि उसको दुभाषिया होगा, उसके माध्यम से बात कर सकते हैं, इशारों से बात कर सकते हैं, लिख के बात कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी कॉम्पिटेंट विटनेस है। और लिखा है देयर इज नो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन अंडर बीएसए। कोई भी ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है कि ये आदमी सक्षम नहीं होगा या ये महिला सक्षम नहीं होगी। दे ऑल आर कॉम्पिटेंट विटनेस। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, चाइल्ड विटनेस कॉम्पिटेंट होता है क्या? ध्यान रखिए, बार बार इस बात को मैं वापस रिपीट कर दूं कि कोई बच्चा है, 5 साल का है, 6 साल का है, 4 साल का है, वॉट एवर द एज में भी, अगर उससे ठीक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एक वॉयडायर टेस्ट होता है, एक टेस्ट कहते हैं हम, कोई फिक्स बार नहीं है ना, ये बात मैंने आपको समझा दी है। एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं वॉयडायर टेस्ट, सच का परीक्षण, सत्य परीक्षण कहा जाता है इसे। क्या है ये टेस्ट पता है? इस टेस्ट में बच्चे को सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में जाते हो, यहाँ क्यों आए हो, क्या चल रहा है ये सब, हम कौन हैं, आज कौन सी तारीख है, साधारण से क्वेश्चन। अगर बच्चा इतने साधारण से क्वेश्चन के आंसर दे पा रहा है, इसका मतलब है कि ही इज एबल टू कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चन, और उसका ठीक ठीक आंसर दे पा रहा है, इसका मतलब है ही इज एबल टू आंसर द क्वेश्चन रेशनली। और हम समझें कि ये बच्चा कॉम्पिटेंट विटनेस यानी कि सक्षम साक्षी है। यही बात, इसको वॉयडायर टेस्ट कहते हैं, ध्यान रखना है ना। क्या कहते हैं इसे? वॉयडायर। इसका मतलब होता है सत्य का परीक्षण। तो सिंपल न्यूट्रल क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि मेंटल कैपेबल है या नहीं बच्चा। एंड दिस एग्जामिनेशन इज नॉट एविडेंस बट जुडिशियल सेफगार्ड। ये जो प्रश्न पूछता है कोर्ट, ये एग्जामिनेशन नहीं होता है, ये जुडिशियल सेफगार्ड है। कोर्ट इस बात को तय करता है कि क्या ये बच्चा विटनेस होने के काबिल है, क्या इसकी बातों को रिकॉर्ड पे लेना चाहिए, क्या इसकी बातों को ग्राउंड बना करके सजा दी जा सकती है। दीज आर द क्वेश्चंस जिसका आंसर लिया जाता है, आंसर समझा जाता है। ओथ रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखना है, बच्चे को ओथ खिलाना या शपथ दिलाना मैंडेटरी नहीं है। ओथ इज नॉट रिक्वायरमेंट, नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर चाइल्ड विटनेस। लैक ऑफ ओथ डज नॉट इनवैलिडेट टेस्टिमनी। ध्यान रखना है कि शपथ नहीं दिलाया है, इससे ही उसका स्टेटमेंट, बच्चे का जो कथन है, स्टेटमेंट है, टेस्टिमनी है, जो साक्ष्य उसने दिया है, वो इनवैलिडेट नहीं हो जाता है। कुछ लैंडमार्क जजमेंट देखिए। एक जजमेंट है रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। इस मामले में कहा कि चाइल्ड विटनेस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, कहा कि बच्चा साक्षी सक्षम साक्षी है। कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन चाइल्ड विटनेस टेस्टिमनी अलोन, कहा कि बच्चे के स्टेटमेंट पर ही मामले पर निर्णय दिया जा सकता है, अलोन, अकेले उसका स्टेटमेंट है उस पर भी। एंड कोरॉबोरेशन इज द रूल ऑफ प्रूडेंस नॉट लॉ। अगर कोई कोरॉबोरेशन का मतलब होता है कोई और एविडेंस मिल जाए
तो ठीक है, उस विटनेस के स्टेटमेंट को हम ज्यादा बल मिलेगा, लेकिन ये लॉ नियमतः कानून नहीं है ये कि कोरॉबोरेशन चाहिए ही चाहिए। रूल ऑफ प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी का नियम है कि हाँ छोटे बच्चे ने कुछ कहा है, कुछ और हमको स्टेटमेंट मिल जाए, कोई सीसीटीवी फुटेज मिल जाए, कोई और सबूत मिल जाए तो बेहतर है, क्योंकि बच्चा कई बार हो सकता है कि झूठ बोल रहा हो, सुनी सुनाई बात को बोल रहा हो, बट ये नियमतः ऐसा जरूरी नहीं है करना। इट इज नॉट द लॉ बट रूल ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब है समझदारी का नियम है। प्रिंसिपल देखिए, द टेस्ट इज नॉट एज, उम्र का परीक्षण नहीं है ये, या उम्र के बारे में नहीं है, बट रिलायबिलिटी फाउंडेड ऑन अंडरस्टैंडिंग, समझदारी का परीक्षण है। और ध्यान रखना है, कुछ बच्चे बहुत कम उम्र में समझदार हो जाते हैं, और देखा गया है कि कई लोग बाल सफेद हो जाने के बाद भी नासमझ बने रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ओल्ड एज और इन्फर्मिटी, क्या ये ग्राउंड हो सकता है इनकॉम्पिटेंसी का? तो आंसर है एक्सट्रीम ओल्ड एज डज नॉट डिस्क्वालीफाई अ विटनेस। बहुत बूढ़ा आदमी भी सक्षम साक्षी हो सकता है इफ ही इज केपेबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अगर वो प्रश्न को समझ पा रहा है, एंड एबल टू रिस्पॉन्ड रेशनली, और उसका तार्किक उत्तर दे पा रहा है। द कोर्ट एग्जामिन्स मेमोरी, इसकी याददाश्त ठीक है कि नहीं, कॉम्प्रिहेंशन समझ ठीक है कि नहीं, वेदर ही इज एबल टू कॉम्प्रिहेंड एनी क्वेश्चन और नॉट, एबिलिटी टू आंसर कोहेरेंटली, और क्या वो तार्किक उत्तर दे पा रहा है। अगर इन सब का आंसर हाँ है तो ओल्ड एज पर्सन भी कॉम्पिटेंट विटनेस यानी कि सक्षम साक्षी है। एक बात और ध्यान रखना है, वीक मेमोरी अफेक्ट्स वेट नॉट कॉम्पिटेंसी। अगर उसकी याददाश्त कमजोर है तो ध्यान रखिए, कमजोर याददाश्त से वो जो साक्ष्य दे रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, इसका स्ट्रेंथ यानी कि इसकी ताकत कम हो जाती है। विटनेस यानी कि एविडेंस जो है, साक्ष्य जो है, वो कमजोर हो जाता है, लेकिन इससे कॉम्पिटेंसी पर फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि यह आदमी इनकॉम्पिटेंट है यानी कि साक्ष्य देने में सक्षम नहीं है। चलिए आगे लिए चलता हूं आपको मैं। क्या क्या चीजें हो सकती हैं, देखिए, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, कुछ फिजिकल इलनेस हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है दीज अफेक्ट मोड ऑफ रिकॉर्डिंग नॉट कॉम्पिटेंसी। इनसे भी क्या तय होगा कि स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे मान लो कोई आदमी पैरालाइज्ड है तो हॉस्पिटल में जा करके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ब्लाइंडनेस, कोई आदमी अगर अंधा है तो अपनी बात को वो कैसे रखेगा, बोल कर रखेगा, जी हाँ, लेकिन वो ऐसी कोई बात नहीं बता सकता कि मैंने देखा है। वो बताएगा किसी बात को उसने अपनी इंद्रियों से परसीव किया है, ही हैज परसीव्ड एनी फैक्ट बाय हिज ओन सेंसेस, छूकर महसूस किया, या उसने जो है आवाज सुनी थी, वो वहीं पर था जहां पर मर्डर हो रहा था, और मर्डर की जगह उसने आवाजें सुनी, जिसमें जिस आदमी को चाकू मारा वो मर्डरर का नाम लेकर चिल्ला रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, और ये बात कौन बताएगा? ब्लाइंड विटनेस। डेफनेस, कोई बहरा है तो बहरा व्यक्ति भी ऐसी बात तो बता ही सकता है जो उसने देखा हो अपनी आंखों से, इशारों से बता सकता है। तो ये जो चीजें हैं, दीज अफेक्ट मोड ऑफ रिकॉर्डिंग, ये स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होंगे इस बात को प्रभावित करते हैं, नॉट कॉम्पिटेंसी, उनकी सक्षमता को प्रभावित नहीं करते हैं। आगे देखें, मेंटली चैलेंज पर्सन, अगर कोई व्यक्ति दिमागी रूप से बीमार है, जिसको हम कहते हैं, कई तरह की बातें होती हैं इसमें, एक तो होता है इंसैनिटी, क्या चीजें होती हैं, कुछ शब्द आप लिखिए, इंसैनिटी, इसे कहते हैं किसी प्रकार की विकृत चित्तता। एक होता है कोई मेंटल डिजीज है, कोई बीमारी है मानसिक रूप से, या हो सकता है मैंने बताया था ल्यूनैटिक है कोई व्यक्ति। ल्यूनैटिक कौन होता है? वही जिसको चंद्रमा से प्रभाव जिस पर पड़ता है। एक होता है इडियट, इडियट कौन होता है? इसे कहते हैं जड़ बुद्धि, मूर्ख, ऐसा व्यक्ति इडियट कहलाता है। और कौन हो सकता है? ऐसे ही किसी प्रकार की और बात है जो मानसिक मन को प्रभावित करती है, मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है। क्या ऐसा व्यक्ति भी कॉम्पिटेंट विटनेस होता है? क्या वो भी सक्षम साक्षी है? और इसका आंसर है हाँ। मेंटल इलनेस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक अ पर्सन इनकॉम्पिटेंट। अगर मानसिक रूप से वो बीमार है या पागल है, इंसेन है, तो ऑटोमेटिकली वो इनकॉम्पिटेंट यानी अक्षम नहीं हो जाता है, उसकी सक्षमता बरकरार है, बनी रहेगी। ध्यान रखना है, द टेस्ट रिमेन्स कैन द पर्सन अंडरस्टैंड क्वेश्चंस एंड आंसर रैशनली। क्या वो प्रश्न को ठीक से समझ पा रहा है, उसका तार्किक उत्तर दे पा रहा है? अगर हाँ है आंसर, इसका मतलब वो कॉम्पिटेंट है। टेम्पररी इंसैनिटी इज नॉट इक्वल टू परमानेंट इनकॉम्पिटेंसी। रूल याद रख लीजिए,
कुछ समय के लिए अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसका कोई सीधा मतलब नहीं है कि वो परमानेंट इनकॉम्पिटेंट हो गया है, मतलब वो अक्षम हो गया है, उसको साक्षी नहीं बनाया जा सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। जुडिशियल अप्रोच देखिए क्या करता है कोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड्स मंगवाएगा, प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ऑब्जर्व डिमेनर क्लोजली, उसकी भाव भंगिमाओं बॉडी लैंग्वेज को मॉनिटर करेगा और इस बात का इन्फरेंस निकालेगा कि हाँ ये आदमी कॉम्पिटेंट विटनेस है, सक्षम है या नहीं है, ये कोर्ट की जिम्मेदारी है। सेक्शन 125 में आप डेफ विटनेस के बारे में पढ़ते हो। डेफ विटनेस कौन है? बहरा साक्षी। या डम विटनेस कौन है? गूंगा साक्षी। एक एग्जाम्पल है डम और डेफ विटनेस का, इसका मतलब है 124 के साथ मिला के पढ़िए, हु मे टेस्टिफाई, कौन सक्षम साक्षी है, लिखा है ऑल पर्संस, हर व्यक्ति है, इसमें डैब भी आएगा, डम भी आएगा, इतनी सी बात है। गूंगा साक्षी की बात हमको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगी, और कैसे वो अपनी बात बताएगा, अ पर्सन हु इज अनेबल टू स्पीक, इसमें 125 में एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता उसके साक्ष्य के बारे में है, हम इसमें डम और डेफ दोनों लिख दिया हमने। तो राइटिंग लिखकर बताएगा, साइंस इशारों से बताएगा, जेस्चर से बताएगा, इंटरप्रेटर किसी दुभाषी को बुलाएंगे, उसके माध्यम से अपनी वो बात रखेगा। एविडेंस सो गिवन इज ट्रीटेड एज ओरल एविडेंस, इस तरह से बताया गया कोई भी विटनेस एविडेंस क्या कहलाता है, ये ध्यान रखना है, ओरल यानी कि मौखिक साक्ष्य कहलाता है, ध्यान रखना है। डिसेबिलिटी इज नॉट डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई आदमी किसी तरह से डिसेबल है, जिसे अब नए शब्द में स्पेशली एबल्ड कहा जाता है, स्पेशली एबल्ड का मतलब है दिव्यांग, ऐसा व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट नहीं हो जाता, वो साक्षी है अगर उसे घटना के बारे में कोई जानकारी है। फिर आते हैं इलिटरेट पर्सन के बारे में। इलिटरेट पर्सन कौन है? इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़ व्यक्ति, ठीक है, अनपढ़ आदमी भी इनकॉम्पिटेंट नहीं हो जाता। कॉम्पिटेंट है, आई विटनेस है तो ठीक है, कॉम्पिटेंट है अगर अटेस्टिंग विटनेस है तो। कोर्ट फोकस करती है परसेप्शन पर, लिटरेसी पर नहीं करती है। क्या वो डायरेक्ट विटनेस है? जैसे एक एग्जांपल के लिए, ए नाम के आदमी ने बी नाम के आदमी का मर्डर किया और इस प्लेस ऑफ इंसिडेंट पर एक आदमी था मौजूद। ये आदमी कौन है? ये आदमी वो है जो इलिटरेट है, हो सकता है बिना पढ़ा लिखा आदमी हो, कभी स्कूल गया ही ना हो, लेकिन उसने देखा है, क्या देखा है कि ए नाम के आदमी ने बी नाम के आदमी का मर्डर किया है। ये कॉम्पिटेंट यानी कि सक्षम साक्षी है, आपको ध्यान रखना है। आगे चल रहे हैं हम। कुछ तरह के विटनेस होते हैं जिनको हम रिलेटेड विटनेस कहते हैं, इंटरेस्टेड पर्सन्स कहते हैं, जैसे हस्बैंड और वाइफ। वाइफ के साथ कुछ हुआ, हस्बैंड आई विटनेस है, क्या वो इस कारण कि उसका हस्बैंड है डिस्कार्ड कर दिया जाना चाहिए? क्या उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए? क्या वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है? लॉ कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट डज नॉट अफेक्ट कॉम्पिटेंसी, अगर वो रिलेटेड विटनेस है, इंटरेस्टेड विटनेस है, तो इससे उसकी सक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अक्षम नहीं हो जाता है। ओनली इनवाइट्स केयरफुल स्क्रूटनी लेटर। केयरफुल स्क्रूटनी क्या होती है? जांच करना सावधानी पूर्वक, क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड विटनेस है तो हो सकता है फेवर में बोल रहा हो, झूठ बोल रहा हो, फैब्रिकेटेड बातें बोल रहा हो, तो ध्यान से उसका जांच करना होता है। केयरफुल स्क्रूटनी का मतलब होता है सावधानी पूर्वक जांचना, लेकिन वो इनकॉम्पिटेंट नहीं हो जाता अगर वो किसी पार्टी का रिलेटिव है या उस मामले में इंटरेस्टेड है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही है। समझ में आ रही है तो थम्स अप करते जाइए, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो छोटा सा दिल भी छोड़ दीजिए। केस देखिए, दलित सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक मामला है। इस मामले में कहा रिलेशनशिप अलोन इज नो ग्राउंड फॉर रिजेक्शन। अगर कोई विटनेस किसी पार्टी का रिलेटिव है, सिर्फ इस कारण उसको रिजेक्ट नहीं कर दिया जाना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। नेचुरल विटनेसेस आर ऑफन रिलेटिव्स। कई बार ऐसा होता है कि घटना जहां घटी है वहां रिलेटिव्स ही मौजूद होते हैं, क्योंकि पति पत्नी ही साथ जा रहे होंगे। अगर ये डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है तो कौन होगा? विटनेस रिलेटिव ही होगा। तो नेचुरली ध्यान रखना है, विटनेसेस कौन होते हैं? रिलेटिव्स ही होते हैं। कब कोई व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट हो जाता है तो ध्यान रखना है बातें, सिर्फ एक बात है, अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा, अनेबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और अनेबल टू गिव रेशनल आंसर, तार्किक उत्तर नहीं दे पा रहा। ये दो बातें हैं, प्रश्न का नहीं समझना, उत्तर का नहीं देना, उसको ही हम कहेंगे कॉम्पिटेंट नहीं है ये विटनेस, ये साक्षी सक्षम नहीं है। क्या कारण हो सकते हैं? कारण हो सकता है एक्सट्रीम मेंटल डिसऑर्डर, बीमारी
है कोई दिमागी उसको, और ये बीमारी कैसी है, एक्सट्रीम मेंटल डिसऑर्डर है, तो एक कारण हो सकता है। टोटल लॉस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, समझ शक्ति पूरी तरह से चली गई है उसकी, एक कारण ये हो सकता है। सीवियर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, समझ उसका बिल्कुल चला गया है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट हो गया है। और ये क्यों होता है पता है, ये हो सकता है एक्सट्रीम ओल्ड एज के कारण। एक पॉसिबिलिटी ये है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, बहुत टेंडर एज है, 1.5-2 साल का बच्चा है, तो उसकी कभी कैसे उसका कॉग्निटिव इवोल्यूशन अभी अभी उसको समझ अभी विकसित ही नहीं हुई है उसकी। और तीसरा, कोई मेंटल डिजीज अगर है, दिमागी बीमारी कोई है, तो एक कारण ये भी है कि बच्चा या कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है। जब कभी ऐसी कोई बात आती है तो जज का रोल क्रूशियल हो जाता है। जज साहब क्या करेंगे, पर्सनली ऑब्जर्व द विटनेस, उसका काम है जज का कि पर्सनली वो ऑब्जर्व करे। और क्या काम है, अप्लाइज जुडिशियल डिस्क्रिशन, अपने विवेकाधीन न्यायिक विवेक का उपयोग करे और तय करे कि ये विटनेस कॉम्पिटेंट है या नहीं है। रिकॉर्ड सेटिस्फेक्शन, स्पेशली फॉर चाइल्ड विटनेस, अगर बच्चा साक्षी सामने आया है तो उससे जनरल नेचुरल प्रश्न करे, उस बात को रिकॉर्ड करे और ये तय करे कि ये बच्चा कॉम्पिटेंट है। ध्यान रखना है, अपीलेट कोर्ट्स रेयरली इंटरफेयर अनलेस डिस्क्रिशन इज अब्यूज्ड। अगर जो विवेक है, न्यायिक विवेक, जुडिशियल डिस्क्रिशन, उसका अगर दुरुपयोग किया गया है तो ही अपीलेट कोर्ट ऐसा कोई इंटरफेयर करता है, अदरवाइज इन मामलों में जनरली अपीलेट कोर्ट इंटरफेयर नहीं करते। कॉम्पिटेंसी एक डायनेमिक वर्ड है, ध्यान रखना है। कोई विटनेस अगर आज कॉम्पिटेंट है, हो सकता है कल वो इनकॉम्पिटेंट हो जाए। कोई व्यक्ति कॉम्पिटेंट है, हो सकता है स्टेटमेंट देते समय इनकॉम्पिटेंट हो जाए। कोई व्यक्ति जनरली सक्षम है, हो सकता है घटना के घटते समय वो इनकॉम्पिटेंट रहा हो। क्या कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि एक कारण हो सकता है इंटॉक्सिकेशन, नशा, एक कारण हो सकता है शॉक, एक कारण हो सकता है टेम्पररी इलनेस, कुछ भी हो सकता है। जब घटना घटी तब व्यक्ति शॉक में आकर बेहोश हो गया या अपनी मेमोरी खो बैठा, उसको पता ही नहीं क्या हुआ, तो ये इन जनरल तो कॉम्पिटेंट आदमी है, समझदार है, लेकिन क्योंकि घटना को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया, इवेंट को समझ नहीं पाया, कॉम्पिटेंट नहीं रहेगा। ठीक बात है। तो ये डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब हो सकता है कि कोई व्यक्ति आज अगर कॉम्पिटेंट है, कल न रहा हो, कल कॉम्पिटेंट था, आज न रहा हो, पॉसिबिलिटीज हैं। तो ध्यान रखना है कुछ बातों को। एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड कॉम्पिटेंट, हर व्यक्ति को सक्षम समझा जाता है, इसलिए लिखा है हु मे टेस्टिफाई एवरी पर्सन शैल बी। कॉम्पिटेंसी डिपेंड्स ऑन मेंटल कैपेसिटी नॉट एज और स्टेटस, सक्षमता स्टेटस से नहीं आती है, उम्र से नहीं आती है, ये समझ से आती है, मेंटल कैपेसिटी है। चाइल्ड विटनेस आर एडमिसिबल इफ इंटेलेक्चुअली मैच्योर, बच्चा अगर समझदार है तो उसके स्टेटमेंट को हम बिल्कुल काम में लेंगे, रिकॉर्ड में लेंगे और वो जजमेंट का आधार भी बनेगा। मेंटल इलनेस इज नॉट ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड, अगर कोई व्यक्ति पागल है इसका मतलब वो इनकॉम्पिटेंट नहीं हो जाता है, वो कॉम्पिटेंट रहेगा। डिसेबिलिटी अफेक्ट्स मोड नॉट एडमिसिबिलिटी, मैंने बताया अगर कोई व्यक्ति डिसेबल है, स्पेशली एबल्ड है, दिव्यांग है, तो स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के तरीके बदल जाएंगे, उसकी एडमिसिबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, कॉम्पिटेंसी इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर द जज, कोई व्यक्ति सक्षम है या नहीं है ये कोर्ट डिसाइड करती है, जज डिसाइड करती है, इसका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत कम शब्दों में बहुत ही जटिल टॉपिक को मैंने समझाने की कोशिश की है दोस्तों। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हाँ, आपको ये लेक्चर सीरीज में ये बात ठीक से समझ में आई है। और अगर ऐसी ही किसी टॉपिक पर आप मुझसे लेक्चर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़े समय में बहुत सारी बातें मैं बता जाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। और एट लास्ट बाकी सब चीजें होती रहेंगी। अपना खूब ख्याल रखना, क्योंकि आपका होना ही तो बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।